उस दिन के बाद से रमा जब भी सब्जी लेने जाती अक्सर उसे देर हो जाती, जिसके लिए तरह तरह के बहाने बनाती। नीलेश भी कोई अनाड़ी तो नहीं थे, कुछ कुछ समझ रहे थे। रमा को भी व्यंग बाण से बहुत कुछ समझा रहे थे, पर रमा का मन अब बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं था। अनीस से मिलते रहने से दोनों का प्यार फिर से खुमार होने लगा। अनीस के जीवन में फिर से उसे लौट कर आने का आमंत्रण रमा को लुभा रहा था और उसे स्वार्थी भी बना रहा था। वह समझ गई थी कि उसकी खुशियाँ सिर्फ अनीस के साथ ही हैं और उसे अपनी खुशियाँ पाने का पूरा हक है। सुबह के उजास के साथ साथ ही चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ वातावरण में मधुर संगीत घोलने लगे थे। आंगन में खड़ी रमा आकाश में नजरें जमाए इस दृश्य का आनंद उठा रही थी। तभी छोटा अंकुर आकर उसे पीछे से थाम लिया। वह चौंककर जैसे नींद से जग गई। अंकुर को बाथरूम में भेजकर उसने तेजी से अपने कदम किचन की तरफ बढ़ाया और नाश्ता बनाने में जुट गई। कभी किचन, कभी आंगन में तो कभी बेडरूम में। तब तक चक्कर लगाती रही जब तक कि अंकुर व अंकित को स्कूल और नीलेश को ऑफिस नहीं भेज दी। घर के दूसरे छोटे मोटे काम निपटाकर बरामदे में पड़े सोफे पर आकर लेटी। यही 3-4 घंटे का समय है जो उसके अपने होते हैं, जिसे वह अपने हिसाब से शांति और सुकून से जी पाती है। तब वह हुक्म की गुलाम नहीं होती। खाना पीना और सोना सब अपने मन का होता है, पर न जाने क्यों आज उसका मन कहीं रम नहीं रहा था। आलसी हुई सी सोफे पर लेटी थी। धीरे धीरे मन बचपन की यादों में गोते लगाने लगा। वह बचपन से ही अनचाहे रिश्तों से घिरी रही, जिसे उसने दिल से कभी नहीं स्वीकारा। माँ को तो उसने सिर्फ फोटो में ही देखा था, क्योंकि वह तो उसे जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। बस पापा के प्यार की कुछ धुंधली सी यादें बची थी। पापा का प्यार भी मात्र 5 वर्ष की उम्र में छिटक गया था। वह भी 4 दिनों के बुखार में ही उसकी माँ के पास चले गए थे। होश संभालते ही चाची ने घर के कामों में लगा दिया था। जिंदगी की तपती रेत पर एकमात्र प्यार का स्रोत सिर्फ दादी माँ ही थी, जो खुद चाचा चाची पर आश्रित थी। फिर भी वह उसे पढ़ाने के लिए चाचा को परेशान करती रहती थी। दादी का ही दबाव था जो उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा दिया गया, जहाँ किताब, ड्रेस और दिन का खाना सब मुफ्त मिलता था। उसी स्कूल में वह 10वीं तक की पढ़ाई अपनी मेहनत और लगन से काफ़ी अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। इसके आगे की पढ़ाई भी अधूरी रह जाती अगर पड़ोस में रहने वाले उसके पापा के दोस्त रह चुके कपिल अंकल ने कॉलेज के प्रिंसिपल से निवेदन कर उसकी फीस माफ़ नहीं करवा दी होती और उनका लड़का अनीस अपनी किताब उससे शेयर करने का वादा न किया होता। वैसे भी अनीस उसके बचपन का दोस्त था। दोनों एक साथ खेल कूद कर लड़ झगड़ कर बड़े हुए थे, इसलिए दोनों के बीच गहरी आत्मीयता उत्पन्न हो गई थी, जो कुछ ही समय के लिए ही सही उसके मन में सुकून और खुशियां भर देता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की यह आत्मीयता कब प्यार में बदल गई वे खुद ही नहीं समझ पाई। जब उसे समझ में आया कि वे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तब अनीस ने रमा से वादा किया था कि अनुकूल समय आने पर वह खुद ही परिवार के लोगों से उसके शादी करने के लिए बात करेगा। ग्रेजुएशन के बाद अनीस को एक प्रसिद्ध बैंक में ऑफिसर के पद पर चुन लिया गया था। उसे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेज दिया गया। उन्हीं दिनों चाची अपने मायके के एक रिश्तेदार नीलेश से, जो विदुर होने के साथ साथ 2 छोटे बच्चों का पिता भी था, उससे रमा की शादी की बातें करने लगी। दादी का अनीस के साथ चल रहे रमा के प्यार से अनभिज्ञ नहीं थी। खुद उनके दिल में भी इन दोनों की शादी के अरमान थे, इसलिए बहू को शादी की बात आगे बढ़ाने से रोक स्वयं कपिल बाबू से रमा और अनीस की शादी की बात करने जा पहुंची थी, जिसे सुन कपिल बाबू ने बड़े ही रूखे शब्दों में शादी से इनकार कर दिया। उनकी बातों से दादी को तो आघात लगा ही था। रमा के चाचा भी अपने को अपमानित महसूस कर काफ़ी नाराज हो गए थे। तब आनन फानन में उसकी शादी नीलेश से तय कर आए। रमा के पास न फ़ोन था न अनीस का फ़ोन नंबर। बहुत कोशिश करने पर भी
किसी ने मदद नहीं की और वह अनीस को सूचित न कर सकी। तब 20 वर्ष की रमा की शादी 35 वर्ष के विदुर नीलेश से हो गई, जो एक माल गोदाम में क्लर्क था। यौवन काल का प्रथम प्यार अनीस, जो उसके जीवन का अर्थ था, सहसा कितना जघन्य था उसके लिए उसे छोड़कर एक अपरिचित चेहरे के साथ आगे बढ़ना। फिर भी अतीत को तिलांजलि दे वह दिल से पर पत्थर रख नीलेश के साथ रांची चली आई थी। अब जिंदगी उसे एक ऐसे पड़ाव पर ले आई थी जहां वह सिर्फ एक पत्नी और बहू ही नहीं, 2 बच्चों 3 वर्ष के अंकुश और 5 वर्ष के अंकित की माँ भी थी। न चाहते हुए भी वह एक बार फिर इस नए और अनचाहे रिश्ते के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करने लगी। अभी इसकी शादी के 10 दिन भी नहीं गुजरे थे कि सासू माँ अब उसे घर की सारी जिम्मेदारी सौंपकर गांव चली गई। अब तक वह भी समझ गई कि चाहा अनचाहा जो भी है, यही एक रिश्ता उसके पास बचा है। खून के जो भी रिश्ते उसके पास थे, अब तक भले ही जैसे तैसे साथ निभा रहे, पर वो भी खून के रिश्ते शायद ही अब उसके डेवड़ी पर आएंगे या उसे बुलाएंगे। जल्द ही वह घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभालने लगी। देखते देखते वह अव्यवस्थित घर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित नजर आने लगा। बच्चों के कपड़े भी अब साफ सुथरे और प्रेस किए रहते। वे समय से स्कूल जाते और अपना होमवर्क भी समय से पूरा कर लेते। वह जल्द ही दोनों बच्चे उससे घुल मिल गए थे। अपने पापा को छोड़ दोनों ही रमा के आगे पीछे मामा करके घूमते रहते, जैसे उसकी सगी माँ हो। वही रमा के मन का मरुस्थल बढ़ता जा रहा था। जितनी आसानी से उसने बच्चों को अपनाया, पति को भी अपना लिया। एक भावना विहीन समर्पण था उसका, जिसे समझ नीलेश का मन भी कभी कभी उसे धिक्कारने लगा। क्या जरूरत थी ऐसी सुंदर, नाजुक और कमसिन लड़की से शादी करने की, जिसके साथ न उसकी उम्र में कोई समानता थी, न ही सोचने समझने के ढंग में कोई समानता थी। जब भी सासू माँ आती, यह सोचकर संतुष्ट हो जाती कि इस लड़की में अथाह ममता है, जिसने उनके दोनों पोतों को माँ की तरह बांध लिया था। उसमें उन्हें सुंदरता के साथ सेवा, धर्म और समझदारी भी दिखती, जिसके कारण उनके बेटे का उजड़ा घर भी एक बार फिर से बस गया था। पर कोई यह नहीं देख पाता कि नवीन परिवेश की चुभन रमा को सुई की तरह बींध रहा था। वह जैसे टुकड़ों टुकड़ों में जी रही थी, कभी माँ, पत्नी और बहू बनकर, तो कभी प्रेमिका बनकर। जब भी वह एकांत में होती, उसका पत्थर बन गया प्यार भी सांसें लेने लगता और मन के मरुस्थल में हरे भरे फूलों से लदे पेड़ उगाते, जिसकी भीनी भीनी खुशबू के बीच वह अनीस की बाहों में विचरण करती रहती। एक दिन वह सब्जी मार्केट में सब्जी ले रही थी कि अचानक एक जानी पहचानी सी आवाज़ ने उसे चौंका दिया। नजरें घुमाई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने जो व्यक्ति खड़ा था वह और कोई नहीं, अनीस था। थोड़ी देर तक वह अवाक बुद्ध बनी निशब्द खड़ी रही। नजरें मिली तो दोनों की आंखें भर आई। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अनीस बोला, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुमसे यूं मुलाकात हो जाएगी। आजकल मेरी पोस्टिंग यहीं पर है, वो सामने वाले मकान में मेरा ऑफिस है। तभी जैसे रमा को होश आ गया। वह तुरंत घर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकते हुए अनीस बोला, यूं मत भागो, तुमसे कितनी ही बातें कहनी सुननी है। चलो सामने मंदिर के प्रांगण में बने बेंच पर कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। अनीस की बातों का सम्मोहन अब भी कायम था। वो उसके पीछे पीछे आकर बेंच पर बैठ गई। अनीस ने ही चुप्पी तोड़ी, तुम खुश हो? अब ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। तुमने भी तो अपने पापा की पसंद से शादी कर ली होगी। नहीं, तुम्हारे अलावा दिल किसी और को स्वीकार नहीं कर पाया। मेरे कारण तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसे भी भुलाना मेरे लिए आसान नहीं था। रमा को खो देने का दर्द साफ उसके चेहरे पर झलक रहा था। अब पिछली बातों से कुछ नहीं रखा। जिंदगी में आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई है। इतना कह वह जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसे लगा किसी की नज़र पड़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। उसे जाते देख अनीस याचना भरे स्वर में बोला, फिर नहीं मिलोगी?
वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। घर पहुँची तो नीलेश घबराए हुए थे। कहाँ गई थी? एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई थी। ठीक है, मैंने पोहा बना दिया है, हम लोग नाश्ता कर लिए हैं, तुम भी खा लो। रमा ने राहत की सांस ली और अपने काम में जुट गई। दूसरे दिन सब काम पहले की तरह ही चलते रहे, पर शाम को जब वह सब्जी लेने निकली, लौटते लौटते उसे फिर से देर हो गई। उस दिन फिर अनीस मिल गया था। उसके साथ टहलते हुए थोड़ी दूर तक निकल आई थी। उसका साथ उसे सम्मोहित कर रहा था। अनीस उसका हाथ थाम एक कॉफ़ी हाउस में आ बैठा था। जब घर लौटी, अनीस का आत्मीयतापूर्ण मुख स्पर्श उसे बेचैन करने लगा था। उस दिन के बाद से रमा जब भी सब्जी लेने जाती, अक्सर उसे देर हो जाती, जिसके लिए तरह तरह के बहाने बनाती। नीलेश भी कोई अनाड़ी तो नहीं थे, कुछ समझ रहे थे। रमा को भी व्यंग बाण से बहुत कुछ समझा रहे थे, पर रमा का मन अब बिल्कुल समझने के लिए तैयार नहीं था। अनीस से मिलते रहने से दोनों का प्यार फिर से खुमार होने लगा। अनीस के जीवन में फिर से उसे लौटकर आने का आमंत्रण रमा को लुभा रहा था और उसे स्वार्थी भी बना रहा था। वह समझ गई थी कि उसकी खुशियाँ सिर्फ अनीस के साथ ही हैं और उसे अपनी खुशियाँ पाने का पूरा हक है। जबरदस्ती थोपे गए अपने त्रासदीपूर्ण शादी के फैसले को आखिर वह क्यों माने। उसी दौरान अनीस का ट्रांसफ़र कानपुर हो गया। उसने रमा के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर रमा उसके साथ चलकर कानपुर में उसके साथ रहे तो वह मंदिर में शादी कर लेगा और फिर कुछ ही दिनों बाद नीलेश से तलाक दिलाकर कोर्ट में भी शादी कर लेगा। रमा को अनीस पर पूरा विश्वास था कि वह उसे कभी धोखा नहीं देगा, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव मानने में देर नहीं लगाई। दोनों ने मिलकर घर छोड़ने का दिन और समय दोनों ही तय कर लिया। अपने फैसले पर जब भी उसका मन विचलित होता, वह मन को समझा देती, कौन से ये सब मेरे खून के रिश्ते हैं जो अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दूं। वैसे ही खून के रिश्ते ने ही कौन सा उसका साथ दिया था। एक अनीस के साथ उसका रिश्ता सत्य था, बाकी सब झूठ। जिस दिन उसे अनीस के साथ निकलना था, बच्चों के पास लेटी रमा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अचानक अनेक सवाल उसके मन को कुतरने लगे थे। क्या अपना सुख आदमी को इतना स्वार्थी बना देता है कि दो मासूम बच्चों का प्यार, पति का सम्मान, लोक लाज सब गौड़ हो जाता है। उसका मन कहीं गहरे गर्त में डूबने लगा था। तभी अंकुर सपने से डरकर सिसकता हुआ उसके गले आ लगा। रमा की थपकी देते ही निश्चिंत होकर सो गया। अंकुर का अपने ऊपर विश्वास देख मन का संपादन उसकी सोई चेतना को जैसे जगाने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा, जब कभी वह रात में डर जाती, दोनों घुटनों में सिर छिपाए कांपती रहती। कोई उसे गले से लगाने नहीं आता। दोनों बच्चे हर सुख दुख में अपनी सगी माँ की तरह उस पर विश्वास करते थे। कोई भी ज़रूरत में या डरने पर पापा की जगह उसे ही पुकारते थे। जब वह चली जाएगी तब एक माँ से धोखा खाने के बाद क्या ये बच्चे कभी किसी पर भरोसा कर पाएंगे? उसका एक गलत कदम उसके पति और इस परिवार के साथ उसके मान सम्मान को भी दूषित कर देगा। अपना जो फैसला उसे रोचक से भर देता था, अचानक उसे अपराध बोध से भरने लगा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अनचाहे रिश्ते को छोड़कर, रस्मों रिवाज को तोड़कर अपने प्यार को पा ले, पर वह समझ रही थी कि यह प्यार का वासनापूर्ण फैसला विनाशकारी होगा। जिंदगी के दौड़ में वह बहुत आगे निकल आई थी। अब पीछे लौटकर बिछड़े के साथ आगे बढ़ना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए अपने बिछड़े प्रेम से मोह की बेड़ियां काट उसने आगे बढ़ने में ही सबकी भलाई सब है। सुबह जब अनीस अपनी कार लेकर आया और उसने फ़ोन किया, वो गेट खोलकर बाहर आई। उसे देख वह बहुत खुश हुआ, पर वह शांत अपलक दृष्टि से उसे देख रही थी। फिर बोली, नहीं अनीस, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। दोनों बच्चे मुझे माँ समान प्यार करते हैं और एक माँ सब कुछ कर सकती है, पर अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकती। उसकी बातें सुन वो बुरी तरह झल्ला उठा।
यह कैसा पागलपन है? यह भावनात्मक दुर्बलता का समय नहीं है। बस चले चलो यहाँ से। मेरी और तुम्हारी सोच में बस इतना ही फर्क है कि जिसे तुम मेरा पागलपन समझ रहे हो वह अब मेरा कर्म है। बच्चों के प्रति मेरा न्याय है। तुम मेरे प्रारब्ध हो ही नहीं, वरना प्रारब्ध में इतनी उदारता कहाँ होती है कि एक बार खो देने के बाद फिर से सम्मान के साथ तुम्हें मेरे नाम लिख दे। हाँ, इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकती कि तुम्हारा प्यार एक एहसास बन हमेशा मेरे साथ रहेगा। अब जाओ यहाँ से। जीवन में आगे बढ़ने में ही हम दोनों की भलाई है। अचंभित अनीस को वहीं छोड़ वह घर के अंदर आ गई। शायद उसकी भावना को समझ अनीस भी एक गहरी सांस के साथ गाड़ी स्टार्ट कर कानपुर की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।